आज के आयोजनकर्ता राष्ट्रीय दुशात महासभा के अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र पासवान जी, मंच पर विराजमान बिहार विधानसभा में मसौढ़ी से विधायक श्रीमती रेखा पासवान जी, माधव प्रसाद जी, आदरणीय राघवेंद्र प्रसाद जी, वैभव गुप्ता जी, दीपक साहू जी, सौरभ जी और मंच पे विराजमान अन्य सभी उपस्थित नेतागण, इस सभागार में उपस्थित सामाजिक राजनीतिक चिंतक, विचारक, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, लंबे समय से आज इस जयंती समारोह में सभी वक्ता बोल रहे हैं। बहुत गंभीर चर्चा हो रही है। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं कि सत्येंद्र जी लगातार इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं। बहुत चुनौती भरा होता है संघर्ष में, जिस तरीके से सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति एक कार्यक्रम का आयोजन करता है। मैं भोला पासवान शास्त्री जी, जो हम सबके नेता रहे, बिहार के मुख्यमंत्री रहे, आजादी के नायक रहे, स्वतंत्रता संग्राम में अपनी बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई, तो उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और साथियों, बहुत सारी बातें हुई है और हम लोग अगर कहें तो सामाजिक न्याय और अन्याय के बीच का जो संघर्ष है हजारों साल से चला आ रहा है और आज भी बदस्तूर जारी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब आजादी के बाद जब संविधान का निर्माण किया तो दलितों को, पिछड़ों को, वंचित समुदाय को बहुत कुछ देने का प्रयास किया। उन्होंने बहुत कुछ दिया, लेकिन हजारों साल की जो गुलामी की बेड़ी हमारे पैरों में बांधी हुई है, वो ये चंद 10, 20, 50 सालों में और आधे अधूरे आरक्षण से पूरा नहीं हो रहा है। ये हम सबको सबसे ज्यादा सोचने की जरूरत है। आज ये बात सोचने की जरूरत है कि अनुसूचित जाति के लोगों को केवल सुरक्षित सीटों पर क्यों चुनाव लड़ने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है। आज सोचने की जरूरत है कि अनुसूचित जाति के लोगों को अन्य प्रतिष्ठान, सत्ता के प्रतिष्ठानों में, निजी संस्थानों में और भी, चाहे न्यायपालिका हो, जैसा कि सौरभ भाई ने भी कहा, न्यायपालिका हो, चाहे अन्य जो क्षेत्र है उसमें हमें प्रवेश क्यों नहीं मिल पा रहा है। क्या ये जो सामाजिक व्यवस्था है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो संसदीय प्रणाली है, उसके नेतृत्वकर्ता हमारे साथ बेईमानी कर रहे हैं? तो हमें लगता है कि हम सबका जवाब हाँ में मिलेगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होता है कि जब हम कहते हैं कि हम सबसे बड़ी आबादी हैं, पिछड़े वर्ग या दलित वर्ग या वंचित समुदाय देश का सबसे बड़ी आबादी है, उसके बावजूद हम अगर इस परिस्थिति में हैं, लोकतंत्र में आपके पास वोट का अधिकार है और उसके बाद भी अगर ये परिस्थिति है, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले इसकी जिम्मेवारी हमें लेनी पड़ेगी। जैसा कि पिछले वक्ताओं ने कहा कि तमाम नेता, चाहे अनुसूचित जाति के हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, चाहे वो रामविलास पासवान जी का नाम ले लीजिए, चाहे वो जीतनराम मांझी का नाम ले लीजिए, चाहे वो वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नाम ले लीजिए, सभी सामाजिक न्याय, दलितों, पिछड़ों और वंचितों की राजनीति के मुखौटा हैं और नहीं। क्योंकि जब हम अधिकार की बात करते हैं, जब हम राजनीतिक बात करते हैं, तो हमें ये लगता है कि हमारे नेता तो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसे सरकारों को हम गठित करते हैं, हम एक तरफ अधिकार की बात कर रहे हैं, एक तरफ राजनीतिक चेतना की बात करते हैं और हम ही उस वैसी सरकारों को गठित करने में अपनी भूमिका निभाते हैं जो हमारे अधिकारियों को कुचलता है। एक तरफ हमारे एमएलए, एमपी बनने और सत्ता प्रतिष्ठानों में हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व का सवाल है, दूसरी तरफ हमारे शिक्षा का सवाल है, हमारे नौकरियों का सवाल है, आर्थिक उन्नति का सवाल है। तो ये सवाल जो हमारे सामने है, वो सवाल आज तक भी बना हुआ है। वो इसलिए क्योंकि हम टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। हम ऐसी सभाओं में, संगोष्ठियों में वैचारिक बातें करते हैं, लेकिन जमीन पर जाकर के जो धर्मांधता है, जो राजनीतिक जो साजिश है, उसके शिकार हो जा रहे हैं। इसलिए हमें ये जरूरत है कि आज बाबा साहब अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चलें। आज भोला पासवान शास्त्री जी के संघर्षों को, उनकी चेतना, उनका जो योगदान है समाज के प्रति, उसको उसकी ऊर्जा के साथ, उसकी चेतना के साथ, उसको हम अपना मार्ग बना करके, रास्ता बना करके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक हक, हिस्सेदारी और भागीदारी की बात की लड़ाई के लिए आगे बढ़े। साथियों, आज हमारे अभी भवन रावत जी कह रहे थे कि यहाँ पे कांग्रेस के 2 नेता मंत्री थे, लेकिन वो नहीं आए हैं। हमारे अध्यक्ष के बारे में तो हमारी जानकारी है कि वो शायद इस शहर में नहीं है, अचानक उन्हें आज सुबह ही निकलना पड़ा है। और जहां तक सवाल है कि मैं कांग्रेस पार्टी की वकालत नहीं करने यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, लेकिन अगर आप किसी भी राजनीतिक दलों से तुलना करेंगे
आज पहली बार कांग्रेस पार्टी का कोई नेता जो राहुल गांधी हैं, पहली बार वो बात कर रहे हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर करते थे, जो कांसी राम कह रहे थे, जो डॉक्टर लोहिया कह रहे थे, जो हम लगातार जिनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में हम सब की ये जिम्मेवारी बनती है। ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय कर दी है। मैं ये भी इस बात को मैं मेंशन कर रहा हूं आपके सामने। अब हमारी ये जिम्मेवारी है कि जब दो राजनीतिक धुरी है, जब दो राजनीतिक पक्ष और विपक्ष बना हुआ है, उसमें हमारे हितों की रक्षा किस तरफ होनी है। इसीलिए ये बात मैं कह रहा हूं कि आगामी आने वाला इस वर्ष में चुनाव है, और जब हम बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि सत्ता वो पूंजी है जिससे समस्या के सारे दरवाजे खुलेंगे, और हम अगर उस सत्ता के इस महाअभियान में अपने आप को जोड़ सकते हैं, और अगर हम अपने हक अधिकार की जो रक्षा करने वाले जो पक्ष या विपक्ष है उसको चिन्हित करके अगर अपनी लड़ाई को आगे ले जा सकते हैं, तो हम समझते हैं कि भोला पासवान शास्त्री जी के ऊपर के इस जन्म जयंती समारोह के मौके पर सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी। मैं सत्येंद्र पासवान जी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आगे आपका उज्जवल भविष्य हो। आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और यहाँ पे उपस्थित लोग और आपके प्रति जो उद्गार डॉक्टर साहब जैसे लोग और पवन रावत जी जैसे लोगों ने और सब लोगों ने जो आपके प्रति उद्गार दिया, यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और आने वाले समय में समाज की भी यही सबसे बड़ी ताकत होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। लेकिन आगे ये लड़ाई चाहे निजीकरण की हो, चाहे आप सभी जानते हैं कि इस देश के भीतर संविदा के ऊपर और प्राइवेटाइजेशन के ऊपर अगर किसी सरकार का जोर है तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि ये सरकार जो आधा अधूरा आरक्षण भी मिला हुआ है वो हमारे छीन लेना चाहती है। हम निजी क्षेत्र में, न्यायपालिका में या अन्य निजी जो शिक्षण संस्थान है उसमें हम आरक्षण की मांग ही कर रहे हैं, और इसी बीच हमें ये जो थोड़ा बहुत छोटा सा जो आरक्षण जो मिला हुआ है उसको भी छीन लेने, उसको भी जो है निपटा देने की तैयारी है। और ये तैयारी कौन कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है? आज बिहार में जातीय आधारित गणना हुआ, 84% SC ST OBC और EBC के लोगों की संख्या जातीय आधारित गणना में आई, और इस बिहार के विधानसभा में 65% जो है आरक्षण बढ़ाने का जो है प्रावधान किया गया, और उसमें सभी दल एकजुट थे और सभी दल वहां पे सहमत हुए और सभी दलों ने एकजुटता के साथ इसको पारित किया। लेकिन वर्तमान सरकार जो केंद्र की सरकार है उसको अनुसूची 9 में शामिल नहीं कर करके और उस आरक्षण को खत्म करते रहे। और यहाँ पर जब आते हैं हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, भाइयों बहनों मैं पिछड़ा हूँ, मैं तो अति पिछड़ा हूँ, मेरे दलित भाइयों को मत मारो। लेकिन आरक्षण यहाँ पे एक भाजपा का प्रदेश इकाई समर्थन करता है और दूसरा जो है केंद्र की जो भाजपा की इकाई है, जो सत्ताधारी दल है वो स्वीकार नहीं करते हैं। तमिलनाडु में 69% आरक्षण है, बिहार में 65% आरक्षण को अगर ये सरकार नहीं स्वीकार करती है, इसका मतलब ये है कि वो हमारे प्रति बेईमान है, वो हमारे प्रति उनकी मंशा ठीक नहीं है। तो हमें अपने दुश्मनों को पहचानने की जरूरत है और उनसे मुकाबला करने की जरूरत है। धन्यवाद।